हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? सब अच्छा है? चलिए, तो आज हम लोग टेलीस्कोप के बारे में देखते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया सिंपल माइक्रोस्कोप, देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकाला था, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेली मीन्स डिस्टेंट, स्कोप मीन्स विजन। टेलीस्कोप से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, बोल सकते हैं अपन, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल जिससे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, खगोलीय पिंड, है ना, स्टार्स वगैरह, मून वगैरह। और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल रिफर्स टू अर्थ, अर्थ पर देखने के लिए। एक्चुअली यहाँ हम लोग देखेंगे इस टेलीस्कोप में, दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये, है ना। तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इमेज बनता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड बनता है। और चूँकि अपन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोल शेप का, तो वो अगर इन्वर्टेड भी दिखेगा तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में सर्टेन अरेंजमेंट किया जाता है, इसके बीच में एक इरेक्टिंग लेंस लगाया जाता है जो कि फाइनल इमेज को सीधा बनाता है ना। ऐसे इन्वर्टेड बनेगा, अपन देख रहे हैं मैच वगैरह कुछ देख रहे हैं, दूर की वस्तु वो उल्टा दिखेगा, तो इसलिए उसमें एक इरेक्टिंग लेंस लगाया जाता है ना। बट अपने को ऑफ कोर्स पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये भी दो तरह के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये रिफ्रैक्टिंग है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, लेंस लेंगे, लेंस से रेज आएगी तो रिफ्रैक्शन होगा, पाथ चेंज होगा। एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी है, इसके बाद रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आया, है ना। तो ये दोनों ही अपने को पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये। इसमें एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की ओर है, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ओ। एंड दिस वन जो आईपीस की ओर है, आई इज हेल्ड क्लोज। यदि आई इसके क्लोज रखा जाए तो ये इमेज बनाएगा, है ना। यानी आई लेंस जो आई के पास है, दैट इज कॉल्ड आई पीस। तो ये आई पीस कहलाता है, क्लियर। और ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का जो फोकल लेंथ है एंड अपर्चर दोनों बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फोकल लेंथ ज़्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। और अपर्चर ज़्यादा होना चाहिए। अपर्चर ज़्यादा होगा तो लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा होगी, है ना, दैट्स वाई। इसका अपर्चर भी बड़ा होता है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है। आईपीस का फोकल लेंथ बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्टिव। इसका जितना ही कम होगा, इसका जितना ही ज़्यादा होगा, इसके रिस्पेक्ट में मैग्नीफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये सब हम लोग देखेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो टेलीस्कोप में होता है क्या, इसका वर्किंग पढ़ते हैं अपन। तो दो लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। इनफैक्ट यहाँ अपन दो ही बोलते हैं, बट एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज क्रोमेटिक एवरेशन एंड स्फेरिकल एवरेशन। क्रोमेटिक एवरेशन क्या है, इससे कलर्ड इमेज बनते हैं, है ना। लेंस को अपन समझ सकते हैं प्रिज्म से बना हुआ है, लाइट पास होगी तो स्पेक्ट्रम, डिस्पर्जन होगा तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। यानी कहने का मतलब वो जो कलरिंग इफेक्ट है, क्रोमेटिक, क्रो रिफर्स टू कलर, वो जो कलरिंग डिफेक्ट है उसको दूर करने के लिए लेंसेस का यूज, कई लेंस का यूज किया जाता है, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना। और स्फेरिकल एवरेशन ये होता है उसकी साइज के कारण। अगर साइज बड़ी है तो जो रेज है, पैराक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं, मार्जिनल जो दूर हैं, डिफरेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे और इमेज ब्लड बनेगा। तो इन सब के कारण एक्चुअली इनफैक्ट कई लेंस का यूज होता है। बट यहाँ फॉर सिंप्लिसिटी अपन क्या देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट की ओर है, दूसरा आईपीस है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जाहिर सी बात है। तो इन्फिनिटी से जो रे आ रही है पैरेलल आती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ मिलेगी, इसके फोकस पर मिलेगी। तो ये जो पॉइंट है या ये जो डिस्टेंस है दैट इज F0,
ये होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसके फोकस पर इमेज बना, और ये जो इमेज बना ये इस आईपीस के लिए आईपीस के फोकस के अंदर है, आईपीस के फोकस के अंदर है, जैसा कि हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में भी देखा था, है ना। ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर, है ना। वहाँ से जो रे आ रही है पैरेलल टू ईच अदर, यहाँ मिलेगी तो यहाँ इमेज बनाया, मान लिया ए डैश बी डैश, एंड दिस इमेज ये काम करेगा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का। तो अब इसका जो इमेज बनाएगी आईपीस, मान लो यहाँ बनाया ए डैश बी डैश, यहाँ से लाइन गई सीधी इसके फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड गई, पर ये तो डाइवर्ज कर रही है, पीछे बढ़ाया लगा यहाँ से लाइट आ रही है। तो दिस इज द इमेज क्या हो गया? ए डबल डैश बी डबल डैश, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्ट ए बी बहुत दूर में, ठीक है। अब हम लोग मान लो यहाँ दे दिया इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 है और इसका ऑप्टिकल सेंटर O2, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर, एक्चुअली जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर, अरे यार ये चला जाता है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ये देख लिया था अपने पीछे की क्लास में। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल बीटा टू एंगल अल्फा। बीटा क्या है? एंगल मेड बाय द इमेज एट आई, तो ये एंगल को बोलें बीटा है, एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, तो ये एंगल अल्फा होगा। क्लियर? अल्फा ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाएगा आँख पर, आई अपने इस लेंस के पास है, तो ये जो एंगल बनाएगा ये दैट इज अल्फा है। और इमेज ये है, ये जो यहाँ लेंस पर बना रहा है वही आई पर बना जाएगा, ये आई पर बना रहा है, दैट इज बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा बाई अल्फा, ये हम लोगों ने देखा है। एंड फॉर स्मॉल एंगल tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर अपने पिछले क्लास में देखा था, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या है? एंगल मेड बाय द इमेज एट आई, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई, ठीक है। तो बीटा, tan बीटा देख लो। tan बीटा इस ट्रायंगल में देखें O2 B डबल डैश A डबल डैश में, दिस बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? P बाई बी, दैट इज A डबल डैश B डबल डैश अपॉन O2 B डबल डैश। बट ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर ऐसी ड्राइंग कर दें हम, ये हो गया और ये थी दिस वन, ठीक है। नहीं, इसको नहीं लाना था ना, हाँ। और ये है O2, इसको मिला दिया, दिस वन इज O2, ये O2 है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, दिस वन इज O2। और यहाँ पर आ गया, ये था B डैश A डैश, और ये है A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है। और ये एंगल है बीटा। तो tan ऑफ बीटा P बाई बी इज इक्वल टू दिस बाई दिस, क्योंकि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, O2 B डबल डैश A डबल डैश, O2 B डैश A डैश, दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है, साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द इक्वल रेशियो, तो ये निकल जाएगा, है ना। तो tan बीटा को अपन ये भी लिख सकते हैं, इट इज A डैश B डैश, A डैश B डैश P हो गया अपॉन B, O2 B डैश, O2 B डैश, tan बीटा। और tan अल्फा क्या होगा? यहाँ से देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू P बाई बी, दैट इज A डैश B डैश अपॉन O1 B डैश।
ए डैश बी डैश अपॉन O1 बी डैश। क्लियर? टेन बीटा टेन अल्फा ए डैश बी डैश बाई O1 बी डैश। ठीक है, अब ए डैश बी डैश तो कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट कितना हो गया? ये हो गया O1 बी डैश। एंड व्हाट इज O1 बी डैश? O1 बी डैश इज FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपॉन O2 बी डैश। O2 बी डैश क्या है? O2 बी डैश ये है U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। O2 बी डैश है ना, ये क्या है? O2 बी डैश एक्चुअली O2 बी डैश है ना, O2 बी डैश ये क्या है? दिस वन O2 बी डैश इज इक्वल टू UE, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। क्लियर? तो इसको अपन क्या लिखेंगे? UE। ठीक है, तो ये हो गया FO अपॉन UE। और फोकल लेंथ तो इसका पॉजिटिव होता है, बट U इसके लिए नेगेटिव होगा, लेफ्ट में है तो माइनस FO अपॉन UE। ठीक है, ये क्या हो गया? माइनस FO अपॉन UE। क्लियर? ये हो गया M के लिए एक्सप्रेशन। M इज इक्वल टू व्हाट? माइनस FO अपॉन UE। क्लियर? अब हम लोग आगे बात करेंगे, UE को फोकल लेंथ के टर्म में लिखेंगे, बट अप टू दिस इज द रिजल्ट। जैसे वहाँ लाया था अपन ने माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय M इज इक्वल टू D/U, है ना। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा अपन ने -V0/U0 D/ क्या आया था? D/UE। यहाँ पर आया -F0 अपॉन UE। ठीक है, अब UE का वैल्यू अपन रखेंगे आईपीस का, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो VE FE आईपीस का लेंगे, उसके टर्म में फिर मैग्नीफाइंग पावर को लिखेंगे। अप टू दिस क्लियर है ना। अब इसको क्या करना है, अपन इरेज करते हैं, है ना। नोट डाउन कर लिया होगा, तो इस पोर्शन को थोड़ा इरेज कर दे अपन। ठीक है, लाइक दैट। ये चला गया, है ना, थोड़ा स्पेस बन गया अपना, और ये भी चला ही गया, तो अब इसको भी जाने ही देते हैं, है ना, लाइक दैट। क्लियर? चलिए अब अपन देखेंगे इसके लिए, है ना। कॉपी में तेरे तो होगा, है ना, क्या कॉपी में तो होगा लिखा हुआ, तो उससे देख सकते हो। अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज, मान लो ये इक्वेशन 1 है, 1 लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है लेंस फार्मूला। और आईपीस के लिए लगा रहे हैं तो सब में E लगा दूँ, E फॉर आईपीस। यहाँ से अब VE तो निगेटिव साइन होगा, ये वैल्यू रख रहे हैं, एक्चुअली V का वैल्यू क्या रख रहे हैं? VE। ये आईपीस का है ऑब्जेक्ट ये इमेज डिस्टेंस, तो माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस, बट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी 1 अपॉन UE का जो वैल्यू होगा 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन VE होगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो गया FE VE FE प्लस VE। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन VE, और ये हो गया FEV FE प्लस V। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा, है ना। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दिया तो M इज इक्वल टू माइनस ऑफ FO 1 अपॉन UE का ये वैल्यू है, दैट इज FE प्लस VE अपॉन FE VE, लाइक दैट। ठीक है, ये अपने को रिलेशन आ गया। क्लियर? अब दो कंडीशन यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी दो कंडीशन होगा। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
जब फाइनल इमेज डी पर बन रहा है। पहला कंडीशन क्या है, व्हेन वी ई जो फाइनल इमेज बन रहा है वो डी पर बन रहा है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस केस में वी बराबर डी रख दो इस फॉर्मूले में, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा अपना क्या, माइनस ऑफ एफ ओ, और वी का वैल्यू रखना है अपने को डी, तो डी प्लस एफ ई अपॉन डी एफ ई। क्लियर? अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है, और डी से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन when the final image is formed at the least distance of distinct vision। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय m इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। वहाँ कैसा होता था वी जीरो बाई यू जीरो 1 प्लस डी बाई एफ ई, यहाँ थोड़ा उल्टा है उस सेंस में, माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। कब? when the final image is formed at least distance of distinct vision। ठीक है, क्लियर? when the final image is formed at infinity, उस केस में क्या होगा, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो वी ई एक्चुअली अपन क्या रखेंगे, वी इन्फिनिटी। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर अगर बन रहा है तो सेकेंड केस व्हेन वी ई फाइनल इमेज आईपीएस जो बना रहा है ये इन्फिनिटी पर है, तो इसको रीअरेंज कर लो और सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बन रहा है तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई निकल गया ना, इन्फिनिटी पर बन रहा है, यहाँ से क्या करें अपन, एफ ओ बाई एफ ई ले लिया, वी से डिवाइड कर दो, इसको लिख सकते थे ना अपन माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है, माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ई तो इधर आ गया। अब वी से डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एफ ई अपॉन वी ई। अब 1 वी को जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये टर्म चला गया तो माइनस एफ ओ बाई एफ ई हो गया। तो मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन बाय कब, नॉर्मल एडजस्टमेंट में, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल व्यूइंग, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट यदि बोला जा रहा है इसका मतलब है इट मीन्स कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, ठीक है, और कुछ नहीं बोला जा रहा है, इसका मतलब फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पर बन रहा है। तो जब इन्फिनिटी पर बन रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में फोकल लेंथ हो जाएगा एफ ओ बाई एफ ई, और लेंथ फर्स्ट केस में लेंथ देखें जब फाइनल इमेज डी पर बन रहा है, देखो एफ ओ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डायग्राम में देखो दोनों लेंस के बीच का दूरी दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ ओ, उसके बाद क्या बचता है यू ई, तो एफ ओ प्लस यू ई लेंथ ऑफ द ट्यूब ये होगा, है ना। और एक्चुअली इसको मॉड लिख देते हैं क्योंकि माइनस आया यू ई, लेकिन यहाँ तो लेंथ लेना है ना। और इस केस में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन जो लेंथ होगा वो होगा एफ ओ प्लस एफ ई, तब लेंथ क्या होगा एफ ओ प्लस एफ ई, एफ ओ। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो यू ई ऑब्जेक्ट आई पीस के फोकस पर होगा तभी तो इन्फिनिटी पर बनेगा, तो यू ई बराबर एफ ई होगा जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। उस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई। क्लियर? आई थिंक कि ये सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैग्नीफाइंग पावर देखा, है ना, मैग्नीफाइंग पावर। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एंड लेंथ जो है वो होता है एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ इज गिवन बाय एफ ओ प्लस एफ ई। लेंथ कितना होता है एफ ओ प्लस एफ ई, ठीक है। कब? जबकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो। और निगेटिव साइन का यहाँ सिग्निफिकेंस है कि जो फाइनल इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इस पर कोई सिंपल प्रॉब्लम भी बन सकता है, मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम, तुम तो बस तुरंत सॉल्व करके इसको लिखो, चैट करो, है ना। लेट दिया हुआ है कि मैग्नीफिकेशन इज
100, मैग्नीफिकेशन कितना है 100 है, एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इट इज 101 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन 100 है, and length of the tube is 101 centimeter. Find the value, then find the value of FO and FE। ठीक है, क्या दिया हुआ है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो उस केस में यदि मैग्नीफिकेशन 100 दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द ट्यूब 101 cm है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ FO एंड FE। तो यहाँ से अपन लगा देंगे फॉर्मूला m = FO/FE। हम माइनस नहीं लाएंगे क्योंकि माइनस का मतलब केवल था इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो यहाँ से अपन देखते तो m 100, तो 100 = दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो बन जाएगा FO/FE। तो FO = 100 FE, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 101 FE = 101 cm, तो FE 1 निकल गया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा FE 1, और FE 1 हो गया तो FO निकल आएगा 100 सेंटीमीटर। नहीं, FO 100 सेंटीमीटर, FE 1, तो 100/1 100 प्लस कर दो, लेंथ निकल गया, है ना। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम था। और इसमें अब एक और बच जाता है लास्ट में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। क्या है वो, रिफ्लेक्टिंग। ये था रिफ्रैक्टिंग, एक होता है रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग में अपन ने देखा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग में देखा रिफ्रैक्शन होता है, लेंस का यूज होता है, और रिफ्रैक्टिंग टाइप में मिरर का यूज होता है। तो मैं डायग्राम एक बना देता हूँ, है ना, इससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। लाइक दैट एक डायग्राम बना दिया, है ना, और इसमें बीच में थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, यूं यूं, क्लियर। और लेना पड़ेगा अपने को, ट्यूब बनाना है लाइक दैट, ठीक है। इधर भी ये ट्यूब बन गया, ट्यूब है, डबल वॉल कर दिया मैंने, यूं, क्लियर। अब रे आ रही है, रे नॉर्मल आ रही है यूं, है ना, पैरेलल एक दूसरे के, इन्फिनिटी से रे आ रही है। क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से आ रही है। उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कुछ यूँ जाएगी फोकस पर, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, फोकस पर जाएगी, है ना। चलिए यार, आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगी फोकस पे, है ना। तो हाँ, यहाँ से फिर लौटेगी जो रे, वो अरे आ जाओ, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्यों यूँ हो जाएगी। मान लो ऐसे लौट गई, ऐसे लौट गई। अब अपने को ऐसे ही काम चला ला, ये ज़्यादा ही चला गया। चलिए तो पिक्सल ही ले लेते हैं, ये ठीक है, हाँ ये हो गया, है ना। यानी कहने का मतलब एक ट्यूब होता है, ये ट्यूब है नली, इसके अंदर ये कॉनकेव मिरर इधर फिट है। तो ये जो साइड है इसका, ये पॉलिश्ड है, दिस वन, ये वाला साइड पॉलिश्ड है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव का काम करता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, है ना। ये पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है, ऑब्जेक्टिव इज पैराबोलिक कॉनकेव मिरर, है ना। यहाँ लेंस का यूज नहीं होता है, और ये लार्जर एपर्चर का होता है, इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। और यहाँ पर एक सेकेंडरी मिरर होता है, यहाँ पर एक सेकेंडरी मिरर होता है, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा है, कॉन्वेक्स। तो ये साइड पॉलिश्ड है ना। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जो इन्फिनिटी से रे आ रही है, पैरेलल आ रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इसके फोकस पर मिलना चाहेगी। इसके पहले एक मिरर रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर, जिसको सेकेंडरी मिरर कहते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, अब यूँ, यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट हुई,
और ये ट्यूब बना हुआ है, इस ट्यूब में कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्चुअली आई पीस, ये आई पीस है ना। इसको थोड़ा ठीक कर लें, आई पीस को थोड़ा बढ़िया बना दें, है ना। तो यहाँ पर आई पीस होता है लाइक दैट, ठीक है। यहाँ देखना है, तो वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन है ना। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में मिरर होता है, लेंस नहीं होता। ऑब्जेक्टिव मिरर का है। कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है एंड लार्ज अपर्चर का है, पैराबोलिक शेप का है ना। अब ये ट्यूब के अंदर है, इधर एंड पर ये है। लाइट जब आएगी इन्फिनिटी से पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ मिलना चाहेगी, उसके पहले एक कॉन्वेक्स मिरर रखा जाता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी मिरर। ये सेकेंडरी मिरर रखा हुआ है। ये क्या करता है एक्चुअली, जो रे इधर इंसिडेंट हो रही है इसको रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स आई पीस, तो ये आई पीस में फिर रिफ्लेक्ट होके जाएगी। क्लियर है ना। तो इमेज बनेगा। और इसका मैग्नीफाइंग पावर, ये भी यदि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए होगा तो FO/FE, यानी इसका भी जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज FO/FE, वेयर FO इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड FE इज द आई पीस। आई पीस तो यहाँ खैर लेंस ही होता है, बट ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्शन, ऐसा डायग्राम बना रिफ्लेक्टिंग टाइप का। और इसका एक फेमस टेल है। फेमस टेल मतलब उसको बोलते हैं अपन स्टीरियोटाइप। ये टेल हमेशा आता है ना, कि व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप, एडवांटेजेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों बनाया गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग टाइप से बढ़िया है। क्या क्या बढ़िया है, तो ये अपने को सर्टेन पॉइंट्स याद रखना है ना। इसका मैग्नीफाइंग पावर लार्ज होता है, MP, मैग्नीफाइंग पावर इज लार्ज। क्यों लार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO/FE, तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा मिरर का हो सकता है, क्योंकि लेंस अगर उतना बनाएंगे अपन तो उसको मेंटेनेंस वगैरह में, इंस्टॉलेशन वगैरह में प्रॉब्लम है, बट मिरर इजीली लार्ज साइज का रख सकते हैं। तो लार्ज साइज होने से मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है। और एक टर्म यहाँ पर आएगा रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर भी लार्ज होता है ना। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू रिजॉल्व, है ना। ये मान लो 2 पॉइंट रखे हुए हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट स्टार है मान लो, और तो रिजॉल्विंग पावर वे लार्ज होता है ना। एंड व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली, रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी टू रिजॉल्व, है ना, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, नियर बाय हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, नियर बाय हैं, पास हैं, तो इसको अपन डिस्टिंक्टली कितना देख सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी टू सी 2 डिस्टेंट नियर बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का होता है D/1.22 लैम्डा, D/1.22 लैम्डा होता है। यहाँ D डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, इसका डायमीटर बहुत लार्ज हो सकता है, इसलिए रिजॉल्विंग पावर भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइट गैदरिंग पावर भी ज़्यादा होता है, लाइट गैदरिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि साइज बड़ी है, तो ज़्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट होती है। एंड फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन, कलरिंग डिफेक्ट इस पर नहीं होगा। इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन। आल्सो इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एवरेशन, है ना। ये स्फेरिकल एवरेशन भी इसमें नहीं होता है। इट इज फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एवरेशन,
स्फेरिकल एवरेशन भी इसमें नहीं होता है। स्फेरिकल एवरेशन क्या है, अगर साइज बड़ी होती तो डिफरेंट पॉइंट पर फोकस होता। तो चूँकि अपने पैराबोलिक लिया है, पैराबोलिक शेप का लिया है ना, इस शेप का लिया है ऐसा, तो जो रेज यहाँ है और जो रेज पैराक्सियल पास में है, सारे एक ही पॉइंट पर फोकस करेंगे, है ना। इसलिए पैराबोलिक लिया है तो स्फेरिकल एवरेशन से भी ये फ्री है। सो इट इज़ फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एवरेशन ऑल्सो, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन ऑल्सो, है ना। और इसका लाइट गैदरिंग पावर ज़्यादा होता है, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है, मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है, ईजी टू इंस्टॉल होता है, ईजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन इसका ईजी होता है। क्यों कि ज़्यादा भारी नहीं होगा, बड़ा भी लिया तो लेंस लेंगे तो भारी होगा, है ना। और मेंटेनेंस इसका लो होता है, लो मेंटेनेंस, इट नीड्स लो मेंटेनेंस। लो मेंटेनेंस क्यों होता है, बिकॉज ऑफ मिरर। अगर लेंस होता तो उसकी पॉलिशिंग वगैरह करनी पड़ती है तो उसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा कॉस्टलियर होता है, बट इसका मेंटेनेंस उतना टफ नहीं होता है। एंड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जो अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वर्ल्ड का, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही है, ठीक है। तो ये एडवांटेज बड़े आते हैं बड़े, क्योंकि या इसको थोड़ा ऐसे करके पूछते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये पॉइंट लिख देंगे कि उसमें रिजॉल्विंग पावर, रिफ्रैक्टिंग में रिजॉल्विंग पावर कम होता है, मैग्नीफाइंग पावर कम होता है, लाइट गैदरिंग पावर कम होती है, और क्या होता है, क्या पढ़ा, इंस्टॉलेशन उसका डिफ़िकल्ट है, किसका, रिफ्रैक्टिंग टाइप, मेंटेनेंस उसका हाई है ना। और ये सारी बातें हैं। उसमें स्फेरिकल एवरेशन होता है, क्रोमेटिक एवरेशन होता है। बट एडवांटेजेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग ओवर रिफ्रैक्टिंग पूछे तो उसमें अपन ऐसे लिखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन ईजी है, लो मेंटेनेंस है, रिजॉल्विंग पावर हाई होता है, और मैग्नीफाइंग पावर हाई होता है, लाइट गैदरिंग पावर हाई होता है, और फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन एंड फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एवरेशन, ठीक है। तो आज का डिस्कशन इतना था। थैंक्स, हैव ए गुड डे।